हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी तैयारी को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ये वर्णमाला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जो विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन होंगे, एक भी क्या गलत नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वर्णमाला चैप्टर के विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बच्चों, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसे डिटेल में जान लेते हैं कि विराम चिन्ह होता क्या है। तो बच्चों देखिए क्या होता है विराम चिन्ह। सबसे पहले दिया गया है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह की थोड़ी सी डेफिनेशन दी गई है, इसे हम पढ़ लेते हैं कि विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। ठीक है, विराम का जो अर्थ होता है बच्चों क्या होता है? ठहराव या रुकना होता है। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। ठीक है, ये लाइन को आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं या विराम का अर्थ क्या होता है। तो विराम का अर्थ जो होता है बच्चों, ठहराव या रुकना होता है। फिर नीचे कहा गया है कि श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर, ठीक है, यानी पूर्ण विराम जो होता है बच्चों, इन्हें छोड़कर सभी शेष विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं। आगे थोड़ा सा देखते हैं विराम चिन्हों से मतलब इनसे संबंधित क्या होते हैं ये, कि विराम का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, विराम का जो अर्थ होता है वह ठहराव होता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि श्री कामता प्रसाद गुरु ने गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो विराम चिन्हों की जो संख्या है बच्चों, वह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने 20 बताई है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि अल्प विराम का चिन्ह, ठीक है, अल्प विराम का चिन्ह है। तो ये अल्प विराम का जो कोमा होता है ये अल्प विराम का चिन्ह होता है। और नेक्स्ट है कि अर्ध विराम का चिन्ह है। तो अर्ध विराम का चिन्ह चिन्ह कौन सा होता है? यानी बिंदी के नीचे कोमा लगा हुआ हो तो उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट है कि हंस पद किस विराम का एक और नाम है। ठीक है, जो हंस पद होते हैं बच्चों, यह इसका एक और नाम क्या है? तो त्रुटि विराम होता है, त्रुटि विराम। ठीक है, ध्यान रखना आपको, हंस पद का दूसरा नाम त्रुटि विराम भी होता है। और नेक्स्ट है बच्चों कि राम कहाँ जा रहा है। ठीक है, राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है, राम कहाँ जा रहा है, यानी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ क्वेश्चन पूछता है या प्रश्न करता है कि वह क्या खा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वह कब सोएगा, अगर कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर क्या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी इसका राइट आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। नेक्स्ट है कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं से क्या बच्चों क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलते हैं कि विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव होता है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। एक बार फास्टली रिवीजन कर लेंगे। अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है, यानी कोमा को हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। और बच्चों अर्ध विराम किसे कहते हैं? जो बिंदी के बाद नीचे कोमा लगा हो। तो इनमें काफी बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना अल्प विराम और अर्ध विराम में अंतर को अच्छे से आप क्लियर कर लेना। दूसरा है कि हंस पद किसे कहते हैं? त्रुटि विराम को, यानी हंस पद का जो दूसरा नाम होता है वह त्रुटि विराम भी होता है। और नेक्स्ट है कि राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह का, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि राम कहाँ जा रहा है। और नेक्स्ट है कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जो बच्चों पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ये डंडा, इसका जो प्रयोग होता है वाक्य के अंत में होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जहां जिस किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर पूर्ण विराम नहीं आएगा, वहां पर क्या प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, बाकी सभी में क्या आता है? अधिकतर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नया आगे पॉइंट देखते हैं क्या है कि उपविराम। बच्चों एक होता है उपविराम का चिन्ह। उपविराम का चिन्ह क्या होता है? दो बिंदु। ठीक है, ये जो दो बिंदु होते हैं इस प्रकार ये उपविराम के चिन्ह को दर्शाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? अल्प विराम का। अल्प विराम बच्चों अभी मैंने बताया था किसे कहते हैं? कोमे को, यानी कोमे का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है।
तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो कोमा बोल सकते हैं या अल्प विराम हम कह सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है कि उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाए, यानी जैसे कहावत लिखी जाती है या मुहावरे लिखे जाते हैं या कोई उक्ति या कोई पंक्ति होती है या किसी कविता की कोई पंक्ति होती है जो ज्यों की त्यों लिखी जाए, उसे हम वहां पर क्या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि संक्षिप्त रूप को दिखाने के लिए विराम चिन्ह कौन सा है? तो ये जीरो। जैसे बच्चे डॉक्टर लिखते हैं हम शॉर्ट में डॉक्टर लिखते हैं तो इसके पीछे हम जीरो लगा देते हैं। तो ये क्या है? संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, यानी छोटा रूप दिखाने के लिए हम ये शून्य का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो निर्देशन होते हैं बच्चों, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? संकेत के लिए। संकेत के लिए, तो कि हम इस ओर डिनोट कर, जैसे तीर का निशान लगा देते हैं ना बच्चों, संकेत करते हैं, यानी निर्देशक चिन्ह। इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? संकेत के लिए। नेक्स्ट है कि लोप निर्देश। लोप निर्देश क्या? कहीं पर हम क्या इस प्रकार डॉट 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 लगाकर छोड़ देते हैं का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे कोई हम कुछ टाइप कर रहे हैं और बीच में हम क्या करेंगे डॉट 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 करके छोड़ देते हैं। तो इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? जब जब बच्चों पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो, यानी जो बात हमने पहले कही है या पहले टाइप कर चुके हैं उसे दोबारा टाइप करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ये डैश 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 का प्रयोग कर देते हैं। तो आई होप बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसे पॉइंटों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे देखते हैं बच्चों, ये टेबल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये टेबल जो है इसमें आपको सारे के सारे मैंने ये चिन्ह बताए हैं कि किस चिन्ह को क्या कहते हैं। अगर आपने ये टेबल अच्छे से पढ़ ली या याद रख ली, इसे क्या आपको अपने दिमाग में बसा लेना है। ठीक है, फीड कर लेना बिल्कुल कि अल्पविराम देखिए किसे कहते हैं। अल्पविराम क्या है? एक कोमा हो गया। ठीक है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है बच्चों? ये सीधा एक डंडा खींच दिया, ये पूर्ण विराम हो गया। इसी प्रकार आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। तो आश्चर्य चिन्ह और विस्मयादि चिन्ह किसे कहते हैं? ये देखिए पूर्ण विराम के नीचे जो बिंदा आता है इसे हम विस्मयादि चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, कोष्टक। कोष्टक को हम कोष्टक ही कहते हैं। तीन प्रकार के कोष्टक यानी ब्रैकेट होते हैं, इन तीनों को हम हिंदी में कोष्टक ही कहेंगे। और बच्चों अभी बताया था कि उपविराम। विराम तो बच्चों ये हो गया, देखिए इसे बोलते हैं पूर्ण विराम, और ये हो गया उपविराम या अपूर्ण विराम। तो उपविराम या अपूर्ण विराम में क्या होगा? ये दो बिंदे आएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिया है इधर अर्धविराम। अर्धविराम में क्या है बच्चों? अर्धविराम में बिंदी के नीचे कोमा, अभी मैंने आपको बताया था। प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह देखते हैं यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इस प्रकार लिखा जाता है जहां पर क्या क्वेश्चन में सवाल किया जा रहा हो तो वहां पर क्या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार बच्चों ये देखिए निर्देशन चिन्ह, इसे हम डैश भी कहते हैं या संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस चिन्ह का नाम क्या होगा? तो इस चिन्ह का नाम क्या होगा? निर्देशक चिन्ह होगा या संयोजक चिन्ह होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि उद्धरण चिन्ह किन्हें कहते हैं? जो पंक्ति ज्यों की त्यों लिखी जाती है वहां पर क्या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उद्धरण चिन्ह किन्हें कहते हैं? जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा होते हैं, इन्हें हम उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा यानी 6 और 9 जो हम बनाते हैं, इनके बीच में कुछ लिखते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों ये विवरण चिन्ह होता है। अगर किसी चीज का विवरण देते हैं हम तो दो बिंदे लगाकर और ये एक सीधे डैश लगा देते हैं, इसे हम बोलते हैं विवरण चिन्ह। तो आई होप आपको ये चिन्ह जो है ये आपके फीड हो गए होंगे दिमाग में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे भी अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो क्या गलत ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह किसे कहते हैं? जो डबल इन्वर्टेड कोमा होता है, यानी 66 और 99। जो ये 66 और 99 के आकार में डबल इन्वर्टेड कोमा होता है उसे हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं। तो आप इनमें ध्यान रखना, अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह, और इसमें क्या होता है? सिंगल इन्वर्टेड। और पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में क्या होते हैं? डबल इन्वर्टेड होते हैं। इसी प्रकार बच्चों लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है? लोप चिन्ह में क्या है? जैसे कोई हमें चीज छोड़नी हो, यानी तो वहां पर हम क्या करें? डॉट डॉट करके या प्लस प्लस लिखकर छोड़ देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लोप चिन्ह।
इसी प्रकार बच्चों दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह यानी जिन शब्दों को बोलने में ज्यादा समय लगता हो, जैसे ओम, तो उन्हें 2 मात्रा का समय लगता हो, यानी इस प्रकार इसे एस के आकार में बनाते हैं। यानी जिन शब्दों के उच्चारण में ज्यादा समय लगता हो या 2 मात्रा का समय लगता हो, उसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह किस प्रकार बनता है? ये एस के आकार का बनता है। ठीक है। दूसरा है हंस पद। हंस पद, हंस पद चिन्ह कौन सा होता है? इसे इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, ये हंस पद चिन्ह हो गया। इसे हम त्रुटि विराम चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, त्रुटि विराम चिन्ह भी अभी मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि हंस पद का दूसरा नाम क्या था? त्रुटि विराम चिन्ह था। और नेक्स्ट है कि तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा होता है? ये बराबर का चिन्ह। जो बराबर का चिन्ह होता है इसे हम हिंदी में तुल्यता सूचक चिन्ह भी कहते हैं। और बच्चों एक होता है ये लाघव। लाघव चिन्ह कौन सा होता है? जैसे किसी डॉक्टर में अभी मैंने बताया था, डॉक्टर को हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम क्या करेंगे? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी बाद में जीरो बना देते हैं, तो इसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह क्या होता है? ये सीधा डैश। अगर हम किसी दो शब्दों के बीच में हम डैश लगा देते हैं तो उसे हम पाद चिन्ह कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है पाद बिंदु। तो पाद बिंदु क्या होते हैं बच्चों? ये अगर हम डैश लगाने के ऊपर, इसके ऊपर और नीचे ये 2 जीरो लगा दें, यानी इस प्रकार बिंदे, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पर क्या 2 बिंदे होंगे, तो ये इस प्रकार अगर कहीं लिखा हुआ है जैसे परसेंटेज वाला चिन्ह, अगर इस परसेंटेज वाले चिन्ह को तिरछा ना लिखकर हम सीधा लिख दें इस प्रकार, तो ये हमारा क्या होगा? पाद बिंदु चिन्ह हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बच्चों एक होता है टीका सूचक। टीका सूचक चिन्ह क्या होते हैं? जैसे ये स्टार का चिन्ह है, ठीक है, स्टार का चिन्ह, और फिर प्लस प्लस 2 कर दिया, यानी अगर हमें किसी की घात 2 लिखनी है, 2 की पावर 2, तो वहां पर हम क्या करेंगे? 2 स्टार का चिन्ह बनाएंगे और 2 लिख देंगे। तो ये क्या है? टीका सूचक चिन्ह होते हैं, यानी इसका मतलब ये इसके ऊपर दिखाई देगा। ठीक है। और नेक्स्ट है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक चिन्ह क्या होता है? ये डैश 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 और बीच में क्या है? जीरो लिख देते हैं, तो ये समाप्ति सूचक चिन्ह हो जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ये आपके कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा विराम चिन्हों से। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है बच्चों, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कुछ क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए एक शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे बच्चों हम शब्द है ये, इस शब्द को हम अंडरलाइन कर देते हैं, यानी इसके नीचे एक रेखा खींच देते हैं, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह कहेंगे, या अधोरेखा चिन्ह कहेंगे, या कोष्टक चिन्ह कहेंगे, या तिर्यक चिन्ह कहेंगे। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने अभी टेबल नहीं पढ़ी होगी या जो मैंने आपको बताया ये ना पढ़ा होता तो आप ये क्या क्वेश्चन गलत कर सकते थे। तो 145 का जो राइट आंसर होगा अधोरेखा बोलते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अधोरेखा। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। यानी हम अगर किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, यानी कंट्रोल के साथ यू बटन दबा देते हैं, तो उसे क्या अंडरलाइन हो जाता है, उस अंडरलाइन को क्या बोलते हैं? हम अधोरेखा कहते हैं, यानी हिंदी में हम अधोरेखा कहते हैं। अंग्रेजी में सभी पता है कि अंडरलाइन, हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी में अधोलेखा